गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस अमेजिंग लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर आज हमें करनी है कुछ बातें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे एक टॉपिक है जिसका नाम है टाइफून बुआलोई, जो अभी रिसेंटली वहां पे वियतनाम के आसपास आपको वहां पे मिला है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ करेंगे बातें। देन आफ्टर स्विट्जरलैंड के रिगार्डिंग कुछ बातें वहां पे करनी है, तो उसके बारे में करेंगे बात। फिर वहां पे है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, ईसीबी के ऊपर कुछ रूल्स की रिगार्डिंग बातें हैं। सरल टूल्स एंड द लास्ट वन इज अबाउट स्नो लेपर्ड। चले वन बाय वन देखते हैं, ध्यान से देखते हैं इन टॉपिक्स के अंदर कि क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, इंग्लिश एज वेल एज गुजराती। And this PDF is also available in our Telegram group channel, and which is also mentioned in the description box. You can go there, you can join the channel and you can download this PDF. साथ साथ वहां पे एक और चीज भी आपको बता दूं कि वहां पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को जैसे आप फिलअप करोगे, you will get all the information regarding civil service preparation and our new batches. The new batches which are to be launched by PD Gurukul. तो उसके बारे में भी कुछ आगे के मतलब लेक्चर के अंदर ही वहां पे कुछ करेंगे बातें। चलिए सबसे पहले इस टॉपिक की करते हैं शुरुआत। और इसकी पीडीएफ जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगी। और साथ में एक ये भी चीज भी है कि पीडीएफ के अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेक्ट, जितना भी कॉन्टेक्स्ट में जो भी अभी रिसेंट न्यूज में आया है या फिर आपके एग्जामिनेशन के अंदर आप जो वहां पे लिख सकते हैं, तो दोनों के रिगार्डिंग, दोनों के पर्सपेक्टिव से आपको वहां पे कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। सो आपको अलग से वहां पे कोई नई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप पीडीएफ वहां पे डाउनलोड कर दीजिए एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिस टाइफून के बारे में, जिसको बोलते हैं टाइफून बुआलोई। क्या है ये टाइफून बुआलोई? तो सबसे पहले उसके बारे में वहां पे कुछ जानते हैं। तो देखिए रिसेंटली वियतनाम के अंदर जो टाइफून बुआलोई वहां पे आया है, उसके अंदर डेथ टोल जो है, मतलब कि लोगों की जो डेथ का जो नंबर्स वहां पे है वो राइज होके 36 पे पहुंच चुका है। और जहां पे हम पा रहे हैं कि लगभग 2,10,000 जितने घरों को वहां पे डैमेज हुआ है। एंड देयर इज एन एग्रीकल्चरल लॉस वर्थ $435 million। तो एग्जैक्टली ये टाइफून बुआलोई है क्या? क्या है ये चक्रवात? इट्स अ काइंड ऑफ कैटेगरी 2 टाइफून, कैटेगरी 2 साइक्लोन विच इज नोन एज टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर वहां पे फ्रेम हुआ है। और फिलीपाइंस में जब ये वाला टाइफून था तो फिलीपाइंस के अंदर उसको नाम दिया गया था टाइफून ओपोंग। और जब यही चीज वियतनाम के अंदर आई तो जापानीज मेट्रोलॉजिकल के हिसाब से उसको वहां पे नाम दिया है टाइफून बुआलोई। बट ध्यान रखना, जो बुआलोई है वही बेसिकली ओपोंग है, दोनों सेम ही है, सिर्फ जियोग्राफिकल नेम्स वहां पे अलग अलग है। फिलीपाइंस के अंदर उसको ओपोंग बोला जाता था, जबकि वियतनाम के अंदर उसे बुआलोई बोला गया है। एक बोल सकता है दैट इट वाज द 20th नेम्ड स्टॉर्म एंड द 9th टाइफून ऑफ 2025 पैसिफिक टाइफून सीजन। पैसिफिक ओशन के अंदर हर साल ये वाली सीजन वहां पे आती ही है, और इस बार की सीजन का ये 9th टाइफून जो था वो पैसिफिक के अंदर हमको यहाँ पे मिला है। ओरिजिन कहां से हुआ? इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम अ डिस्टर्बेंस इन द नॉर्थ ऑफ याप। याप के नॉर्थ में वहां पे डिस्टर्बेंस वहां पे हमको मिला। फिलीपाइंस के हिसाब से उसको ओपोंग नाम दिया गया, जबकि जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के हिसाब से उसको वहां पे बुआलोई नाम दिया गया। एंड इट मेड मल्टीपल लैंडफॉल्स इन फिलीपाइंस बिफोर इंटेंसिफाइंग इनटू अ टाइफून एंड हिटिंग द हातिन। हातिन जो है वो बेसिकली वियतनाम का एक पार्ट है। तो हातिन को पहुंचने से पहले उसने ऑलरेडी वहां पे फिलीपाइंस के अंदर मल्टीपल लैंडफॉल्स उसने वहां पे कर दिए थे। अगर उसके फीचर्स की बात करें तो इट ब्रॉट स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्टॉर्म सर्जेस एंड हैवी रेनफॉल लीडिंग टू वाइड स्प्रेड फ्लडिंग। क्योंकि अगर इतना ज्यादा वहां पे रेनफॉल हो जाएगा रातों रात तो डेफिनेटली वहां पे फ्लड वाली सिचुएशन तो आपको मिल ही जाएगी। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ दिस टाइफून। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो उसने वहां के रोड्स, स्कूल्स, पावर ग्रिड सबको वहां पे डैमेज करके रखा हुआ है, लिविंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, caused devastation of crops
एंड इम्पैक्टेड फिशिंग कम्युनिटीज एज वेल, जहां पे आगे हमने बात करी लगभग $435 मिलियन के आसपास एग्रीकल्चरल लॉस वहां पे पाया गया है और लगभग 2,10,000 जितने हाउस को वहां पे उसने डैमेज किया है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस टाइफून बुआलोई। बस आपको ये पता होना चाहिए कि टाइफून बुआलोई जो है वो कहां पे आया है, दैट इज इन वियतनाम, और ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है कैटेगरी 2 वाला, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर वहां पे फ्रेम हुआ है। यही चीज जब फिलीपाइंस में थी तो उसको ओपोंग नाम दिया गया था, यही चीज जब वियतनाम के अंदर आई तो उसे बुआलोई वहां पे नाम दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक, कुछ स्विट्जरलैंड के रिगार्डिंग कुछ बातें वहां पे करनी है, क्योंकि रिसेंटली स्विट्जरलैंड के अंदर जो स्विस ग्लेशियर्स है वहां पे 2024-25 के अंदर उनके टोटल आइस मास का 3% वहां पे हुआ है लूज। So Swiss glaciers lost 3% of their total ice mass in 2024-25, marking the fourth largest reduction on record according to the GLEMOS. GLEMOS के हिसाब से ये फोर्थ लार्जेस्ट रिडक्शन यहाँ पे हुआ है। स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो एक सेंट्रल यूरोप की एक लैंडलॉक कंट्री है और इट लाइज एट द हाइड्रोग्राफिक सेंटर ऑफ यूरोप, फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स। बहुत सी रिवर्स जो है वो यहां से निकलती है। कैपिटल उसकी कौन सी है, दैट इज बर्न, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, एंड लॉजेंस जो है वो उसकी बेसिकली जुडिशियल कैपिटल वहां पे है। एंड उसके बॉर्डरिंग नेशंस में कौन से है, तो बोले फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, एंड लिंकेस्टाइन जो है, दिस आर दी बॉर्डरिंग नेशंस। प्लस अगर उसके फिजिकल फीचर्स की वहां पे बात करें, ठीक, तो वहां पे आपको ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, बिकॉज स्विट्जरलैंड जो है वो उसके स्नो कवर्ड माउंटेन्स के लिए वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको वहां पे ग्लेशियर्स वगैरह बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं। अबाउट 1400 ग्लेशियर्स इन द एल्प्स, बट 1/4 ऑफ वॉल्यूम लॉस्ट सिंस 2015। 1/4 जो वॉल्यूम जो है वो वहां पे लॉस ऑलरेडी हो चुका है। द लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है उसका नाम क्या है, इट इज नोन एज एलिश। जो एलिश ग्लेशियर है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट एलिश ग्लेशियर और ग्रोसर, और फिर ये वाला थोड़ा टेक्निकल वहां पे उनका एक टर्म है जिसको बोला जाता है एलिश ग्लेट्सचर। सो दैट इज द वर्ड। तो ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेट एलिश ग्लेशियर है वो बेसिकली किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिवर्स में अगर देखा जाए तो रॉन रिवर जो है वो यहां से निकलती है, जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर वहां पे खत्म होती है। राइन रिवर भी यहीं से निकलती है, जो नॉर्थ सी पे एंड होती है, एंड टिकिनो रिवर भी यहीं से शुरू होती है, जो पो रिवर के अंदर वहां पे मर्ज हो जाती है, और रूस रिवर भी यहीं से निकलती है, जो आरए में अंदर उसके बाद वहां पे मर्ज हो जाती है। माउंटेन्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो मेन यहाँ पे जो माउंटेन्स है वो कौन से है, तो बोले एल्प्स माउंटेन्स यहाँ पे है, जिसकी अलग अलग पिक आपको यहाँ पे मिल जाती है। So these are the various peaks of this Alps mountain which is in Switzerland. साथ में वहां पे ज्यूरा माउंटेन भी आपको मिलता है इन द नॉर्थ वेस्ट, एंड मिटलैंड प्लेटू जो है, मिटलैंड प्लेटू, वो भी आपको उसके बीच में वहां पे मिल जाता है। सो अल्प्स माउंटेन हो गया, ज्यूरा वगैरह हो गया, और मिटलैंड प्लेटू वहां पे हो गया। सो दिस आर दी फिजिकल फीचर्स ऑफ स्विट्जरलैंड। सो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे थोड़े से काम के है। यूनिकनेस क्या है, तो एक मल्टी लैंग्वेज नेशन है, वहां पे अलग अलग लैंग्वेजेस पाई जाती है। जर्मन बोलते हैं, फ्रेंच होती है, इटालियन होती है, रोमांस वगैरह होती है, एंड ट्रेडिशन ऑफ न्यूट्रलिटी एंड होम टू यूनाइटेड नेशंस बॉडीज इन जेनेवा। जेनेवा भी आपको कहां पे मिलता है, तो वो स्विट्जरलैंड के अंदर ही आपको वहां पे मिलता है। प्लस कुछ फेमस फॉर इट्स, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स प्रिसीजन इंडस्ट्रीज लाइक वॉचेस। स्विस वॉच जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। फार्मास्यूटिकल्स हो गया, बैंकिंग वगैरह हो गया, क्योंकि स्विस बैंक का नाम भी आपने सुना होगा, दैट इज ऑल्सो फेमस। तो ये सब चीजें वहां पे बहुत फेमस। इट ऑल्सो होस्ट गोथार्ड बेस्ड टनल विच इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेल टनल। सो दिस आर द फीचर्स ऑफ स्विट्जरलैंड, जो कभी कभार आपको प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में वहां पे ध्यान में रखने होते हैं। अदरवाइज मेंस के रिगार्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे इतने ज्यादा फैक्ट्स आपको याद नहीं रखने हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट स्विट्जरलैंड। साथ में वहां पे कुछ बात करनी है ऑन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। अब देखिए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के ऊपर अभी कॉन्टेक्स्ट में है क्या, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ वहां पे की है बातें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल सून रिलीज अ ड्राफ्ट फ्रेमवर्क
जो ईसीबी के रूल्स को वहां पे सिंप्लीफाई करेगा और बोरोअर्स और लेंडर्स की एलिजिबिलिटी को वहां पे थोड़ा सा और एक्सपांड करेगा। लेकिन पहले ये तो पता होना चाहिए कि भैया ईसीबी होता क्या है, राइट? तो ईसीबी एग्जैक्टली क्या है? तो कुछ इंडियन एंटिटीज के द्वारा जब कॉमर्शियल लोन्स रेज की जाती है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटीज इन द फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी, जब इंडियन एंटिटीज के द्वारा नॉन रेसिडेंट एंटिटीज से कॉमर्शियल लोन्स ली जाती है, चाहे वो फॉरेन करेंसी में हो या इंडियन करेंसी में हो, तो उसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। इन शॉर्ट में अगर याद करें तो इंडिया की कंपनी अगर बाहर से कोई लोन ला रही है फॉर द कॉमर्शियल पर्पस, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल का मतलब किसी दूसरे देश में से, कॉमर्शियल पर्पस, एंड बोरोइंग्स का मतलब होता है पैसे उधार लेना। सो दैट इज ऑल अबाउट ईसीबी। They are governed under the FEMA Act 1999, that is Foreign Exchange Management Act, and it is also associated with the RBI regulations. कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व है? तो देखिए मेजरली 3 ऑर्गेनाइजेशन आती है। एक जो उनके ऊपर रेगुलेट कर रहा है, दैट इज आरबीआई। दूसरा जो पैसे ले रहा है, दैट इज बोरोअर्स, जो कोई इंडियन कंपनी हो सकती है, पीएसयूज, एनबीएफसीज, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हो सकता है। और तीसरा होता है लेंडर, जो उनको पैसे वहां पे दे रहा है, वो इंटरनेशनल बैंक्स हो सकती है, मल्टीलेटरल एजेंसीज हो सकती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज हो सकती है, फॉरेन इक्विटी होल्डर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इन शॉर्ट 3 पार्टी यहाँ पे मेजरली इन्वॉल्व होती है, दैट इज आरबीआई, बोरोअर एंड लेंडर्स। मेन ईसीबी का सबसे उसका एम क्या होता है? तो सीधी सी बात है, अगर आप बाहर से पैसे लाते हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? तो देखिए पहले तो ये इंडियन एंटिटीज को फॉरेन कैपिटल प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा एक ऑप्शन क्रिएट करके वहां पे देती है। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि फॉरेन से अगर हम कुछ भी वहां पे लोन्स वगैरह रेस करते हैं तो इंटरेस्ट रेट में आपको बहुत बढ़िया सा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट थोड़े से कम लगते हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट से आपको वहां पे लोन्स वगैरह मिल जाती है, और डोमेस्टिक मार्केट से कुछ अलग तरीके से आप वहां पे फंडिंग वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। साथ में इट ऑल्सो फैसिलिटेट फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। और उसके अगर मेन फीचर्स की बात करें तो देखिए एक तो ये ऑटोमेटिक रूट से भी हो सकता है और अप्रूवल रूट से भी होता है। ऑटोमेटिक का मतलब जहां पे आपको किसी को पूछने की जरूरत है नहीं, अगर कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस वहां पे आप फॉलो कर रहे हैं और तो फिर कुछ ऑथोराइज्ड बैंक्स के पास से आप वहां पे डायरेक्ट ये वाले ईसीबी जो है उसको वहां पे ले सकते हैं। मान के चलो अगर ऑटोमेटिक रूट वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो फिर आपको वहां पे आरबीआई को पूछना पड़ता है। एक बार आरबीआई ने वहां पे अप्रूवल दिया, देन आफ्टर यू कैन रेज द फंड, राइट? तो बेसिक कंडीशंस वहां पे कौन सी हो सकती है? एक मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड वहां पे होता है कि भैया फिक्स किया है कि इतने टाइम के लिए ही मतलब ये वाली लोन होनी चाहिए। बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर वहां पे एक लिमिट तय की हुई है। तो बोरोइंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट प्लस अलग अलग चार्जेस, तो उसकी भी वहां पे एक लिमिट है। रूल्स अबाउट वेयर द बोरोड मनी कैन एंड कैन नॉट बी यूज्ड, कुछ ऐसी जगह है वहां पे बोला गया है कि आप उधार लिए हुए पैसे को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो आपको उसको भी वहां पे फॉलो करना है। एंड मैंडेटरी रिपोर्टिंग टू आरबीआई थ्रू लोन रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको एलआरएन बोलते हैं, एंड फॉर्म ईसीबी। तो आपको कंटिन्यूअसली आरबीआई को वहां पे रिपोर्टिंग करते रहना है। परमिटेड यूजेस क्या हो सकते हैं? टू फंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, लार्ज प्रोजेक्ट्स एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर, टू रीफाइनेंस द एग्जिस्टिंग लोन्स, अगर आपने ऑलरेडी कोई लोन आप लेके बैठे हुए तो आप उसको रीफाइनेंस भी कर सकते हैं। इट इज नॉट अलाउड फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट और स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। इन शॉर्ट जहां पे पैसे डूबने के चांसेस है वहां पे ये वाली चीज अलाउ नहीं की जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। और नए टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीडी गुरुकुल, दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नई बैचेस को शुरू करने के लिए जा रहा है। द न्यू बैचेस कौन सी ब्रांच पे? तो हमारी तीनों ब्रांच पे, दैट इज गांधीनगर, अहमदाबाद एज वेल एज वडोदरा। और कब से होने वाली है ये सब बैचेस की शुरुआत? दैट इज आफ्टर दिवाली। और
करंटली अभी वहां पे दिवाली डिस्काउंट भी ओपन है, एक बम्पर ऑफर आपके लिए हम वहां पे लेके आए हैं, जहां पे आपको 3 फ्री डेमो सेशंस मिलेंगे एंड अप टू 50% स्कॉलरशिप, अप टू 50% स्कॉलरशिप आपको वहां पे मिल सकती है। तो अगर अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है, देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जैसे कि मैंने आगे भी आपको बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू कैन गो देयर एंड यू कैन फिल अप द फॉर्म टू गेट दिस बेनिफिट। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट दी फर्दर इंफॉर्मेशन। आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके और इंफॉर्मेशन वहां पे ले सकते हैं। यू कैन सी कि भैया कौन से लेवल पे यहाँ पे प्रिपरेशन होती है, किस तरीके से आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप आपको कैसे यहाँ पे मिल सकती है, ताकि आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वहां पे बेहतरीन तरीके से क्रैक हो सके। तो उसके लिए आज ही वहां पे कांटेक्ट करें या फिर जो फॉर्म है उसको वहां पे फिलअप करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट सरल टूल। क्या है ये सरल टूल? कुछ रिसर्च के ऊपर बातें हैं। तो देखिए, रिसेंटली ANRF, दैट इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसने वहां पे सरल टूल को किया है लॉन्च। किसके लिए? टू सिंप्लीफाई साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स। साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए एक सरल, सरल का मतलब होता है सिंप्लीफाइड, तो एक सरल टूल वहां पे लॉन्च हुआ है बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जहां पे एआई का यूज किया जाएगा टू जनरेट ले पर्सन समराइजेस एंड मेक रिसर्च मोर एक्सेसिबल टू दी सोसाइटी। एक लेवेन के रूप में उसको वहां पे समराइज किया जाएगा, ताकि किसी भी पर्सन को ये रिसर्च के बारे में वहां पे इन डेप्थ नॉलेज हो सके, वो उसे बहुत आसान वर्ड्स में वहां पे उसको समझ सके, ताकि इंडिया के अंदर रिसर्च जितनी भी हो रही है वो सोसाइटी के अंदर और ज्यादा एक्सेसिबल हो सके। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस सरल? दैट इज सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग, SARAL, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टूल है जो कॉम्प्लेक्स रिसर्च पेपर को इजी टू अंडरस्टैंड समरीज में कन्वर्ट करेगा, ताकि सबको रिसर्च के बारे में वहां पे पता चल सके। इसको किसने लॉन्च किया है? सो इट इज लॉन्च बाय ANRF, दैट इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ANRF ने इसको वहां पे किया है लॉन्च। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया साइंटिफिक जो नॉलेज है वो सबके पास वहां पे मिलना चाहिए। सो इट मस्ट बी मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल, enabling the citizens, policymakers and industry to understand and apply the research outputs। तो सबको रिसर्च के बारे में वहां पे और अच्छा सा नॉलेज है, उसके लिए वाला टूल वहां पे है, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा टू एक्सट्रैक्ट द की इनसाइट्स फ्रॉम दी रिसर्च पब्लिकेशन। रिसर्च के अंदर जो सबसे मेन बातें हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहां पे यूज किया जाएगा। Generates the videos, podcasts, posters as well as presentations for wider outreach. So linked to the creation of an AI science and engineering open India's tech for applications in drug discovery, aerospace, climate science, advanced materials, इन सब जोन के अंदर वहां पे लोगों का नॉलेज एनहांस करने का यहाँ पे फोकस है। तो डेफिनेटली जो साइंस सोसाइटी के बीच में जो गैप है उसको वहां पे एक ब्रिज बनाएगा, उसको वहां पे फिलअप करेगा और रिसर्च के जो डिसेमिनेशन है उसको वहां पे और बूस्ट करेगा, ताकि इनोवेशन एडॉप्शन जो है वो इंडिया में वहां पे बढ़ सके। दैट इज ऑल अबाउट दिस सरल टूल विच इज लॉन्च बाय ANRF। और लास्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट स्नो लेपर्ड। अब क्या है स्नो लेपर्ड? लेपर्ड के बारे में, a new survey by Himachal Pradesh Forest Department recorded 83 snow leopards in the state, up from 51 in 2021। 2021 के अंदर वहां पे 51 स्नो लेपर्ड्स पाए गए थे, लेकिन रिसेंटली हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक नया सर्वे किया है और ये नंबर 51 से बढ़ के 83 पे आ चुका है। दैट इज अ गुड थिंग। और स्नो लेपर्ड को वहां पे क्या बोला जाता है? दैट इज पैंथेरा उनसिया या फिर अंसिया। तो पैंथेरा अंसिया दैट इज स्नो लेपर्ड एक लार्ज एल्यूसिव वाइल्ड कैट है, जिसे गोस्ट ऑफ द माउंटेन भी बोला जाता है ड्यू टू इट्स नेचुरल कैमोफ्लेज एंड सिक्रेटिव बिहेवियर। क्योंकि स्नो लेपर्ड जो है वो बेसिकली स्नो माउंटेन्स के अंदर वहां पे इस तरीके से वो कैमोफ्लेज का वहां पे यूज करते हैं कि आप उसको वहां पे ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए।
सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। हिमाचल प्रदेश का एक स्टेट एनिमल है और बोल सकते हैं कि इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर स्पीसीज फॉर फ्रेजाइल हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम। अगर आपको स्नो लेपर्ड मिलता है मतलब कि मान के चलो कि इकोसिस्टम थोड़ी सी हेल्दी वहां पे चल रही है। सेंट्रल और साउथ एशिया के हाई माउंटेन्स के नेटिव है, जो नॉर्मली 12 देशों में है, जहां पे इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, मंगोलिया वगैरह वगैरह भी वहां पे है। इंडिया में ये नॉर्मली आपको वेस्टर्न हिमालयाज में मिल जाते हैं। वेस्टर्न हिमालय का मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। साथ में ईस्टर्न हिमालय की बात करें तो वहां पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको ये मिलता है। IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल का है। और अगर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अगर फिजिकल ट्रेड्स की बात करें तो एक तो वहां पे उनका फर बहुत बढ़िया सा होता है, साथ में कैमोफ्लेज का ये लोग वहां पे यूज करते हैं। अ थिक व्हाइट ग्रे कोट with dark rosettes helps it blend with the snow covered rocky slopes। स्नो के अंदर वहां पे इतने बढ़िया तरीके से वो कैमोफ्लेज हो जाते हैं कि उनको गोस्ट बोला जाता है। उनकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी की अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं दैट पावरफुल हिंड लेग्स अलाउज लिप्स अप टू 6 times इट्स बॉडी लेंथ। अपनी बॉडी लेंथ से 6 गुना बड़ा वहां पे वो लोग जंप लगा सकते हैं, जो उनको स्टेपी टेरेन के अंदर किसी को चेस करने में बहुत ही ज्यादा वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। बायोलॉजिकल ट्रेड्स की बात करें, अगर डाइट की बात करें तो दे आर स्ट्रिक्टली कार्निवरस, फीड्स ऑन ब्लू शिप, हिमालयन आइबेक्स, मैरमोट्स, पिकास, हेर्स एज वेल एज अदर हाई एल्टीट्यूड प्रे। तो हाई एल्टीट्यूड के अंदर वहां पे जितने भी शिकार वगैरह मिलते हैं उनके ऊपर ये थोड़े से डिपेंडेंट होते हैं। इट इज अ प्योर कार्निवरस। टेरिटरी साइज की अगर हम बात करें तो नीड्स वेरी लार्ज रेंजेस ड्यू टू लो प्रे डेंसिटी। ranges vary from 5 square miles in Nepal to over 190 square miles in Mongolia। सोशल बिहेवियर उनका कैसा होता है तो मोस्टली दे आर सॉलिटरी एंड टेरिटोरियल एक्सेप्ट ड्यूरिंग द मेटिंग सीजन और व्हेन द मदर्स रेयर द कप्स। हैबिटाट की अगर हम बात करें तो हाई एल्टीट्यूड वहां पे हैबिटाट जो है वो लोग चूज करते हैं। कोल्ड डेजर्ट्स इनको अच्छे लगते हैं। नॉर्मली आपको 3000 मीटर से लेके 5500 मीटर तक ये सब पाए जाते हैं। देखा जाए लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ही कम है, इसलिए वो उसको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर माना जाता है, स्नो लेपर्ड्स। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसी के साथ आज का लेक्चर जो है उसको यहाँ पे करते हैं, और ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक का रखते हैं।